नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है जनरल वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष। भारतीय सेना के भूतपूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीके सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले जनरल सिंह का विवादों से चोली दामन का साथ रहा। वीके सिंह ने आदर्श और सुकमा लैंड स्कैम में कई आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर बोल्ड कदम उठाए। उम्र विवाद से लेकर सेना सौदे में रिश्वत की पेशकश और सेना में गोला बारूद की कमी जैसे कई मुद्दों से कंट्रोवर्सी में घिरे। हालांकि उम्र विवाद में सेनापति को मात खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के रिकॉर्ड पर मोहर लगाते हुए उनकी सरकारी उम्र 10 मई 1991 ही माना। भारतीय सेना में रहकर 35 साल तक देश की सेवा करने वाले जनरल वीके सिंह को 31 मई 2012 को रिटायर होना पड़ा। सेनाध्यक्ष के तौर पर वीके सिंह के कार्यकाल को सबसे ज्यादा विवादास्पद माना जाता है। आखिर क्यों उठे ये विवाद? क्या कोई साजिश या षड्यंत्र रचा जा रहा था साउथ ब्लॉक में? 16 जनवरी 2012 की रात क्या वाकई कोई सेना की टुकड़ी दिल्ली की तरफ कूच की थी? आखिर क्या है पूरी साजिश और कैसे बने वीके सिंह निशाना? आमने सामने में आज अनुराधा प्रसाद के सामने है रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह। वेलकम टू द शो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जनरल सिंह, आज आप हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ नहीं बंधे हैं। आपने कहा था कि आपके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। कौन से ऐसे रहस्य हैं जनरल सिंह के पास जो अब जनरल सिंह लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, रहस्य कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बंदिशें होती हैं एक पद की। तो मैं तो ये कहूंगा कि रहस्य कुछ नहीं है। लेकिन दिल में बहुत कुछ बातें हैं। हो सकता है कुछ बातें हैं ऐसी जो कि लेकिन मैंने हमेशा यही प्रयत्न किया है कि जो भी कोई बात हो उसको एक तरह से खुले रूप में बोला जाए। सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने उठाया था वो करप्शन का मुद्दा था। आपको क्या लगता है कि वो आप कर पाते या फिर सिस्टम उसी तरीके से हावी होता चला जा रहा था जैसा रहा है? नहीं, देखिए, इस पे काफी काम हुआ है। एक जो हमने संदेश दिया सबको वो ये था कि चाहे आप किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर आप गलत हैं तो गलत हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये मैसेज बड़ा जरूरी था क्योंकि हमारी जो आधारशिला है वो हमारा जवान है और हमारा जो जवान है उससे बढ़कर और कोई नहीं है। तो उसको इस चीज के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है गलत होने पर, तो उसके ऊपर वाले अगर हैं वो अगर गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। देखिए, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि हम ऐसे करते तो शायद और अच्छा होता। अब जैसे अंग्रेजी में लगता है आज जब आप उस पद पर नहीं हैं कि अगर उस वक्त एंथनी साहब ने आपकी बात मान ली हुई होती और तुरंत सीबीआई इंक्वायरी शुरू करा दी होती तो ये जो जितना बवंडर बाद में फैला इतना नहीं फैलता। देखिए, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20 कहते हैं और तो हम उसमें नहीं जाएंगे। जो चीज हुई मेरे ख्याल से जो जिस तरह से चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और जो चीज शुरू हुई है वो अच्छाई के लिए है, सेना की अच्छाई के लिए और देश की अच्छाई के लिए। तो जरूरी है कि चीजें अच्छी चलेंगी आगे। अच्छा, जो BEML के जो डायरेक्टर हैं नटराजन साहब, उनका वो आपके खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल कर रहे हैं। आप अभी पद से हटे और आपके खिलाफ भी वहां पर डेफेमेशन फाइल हो रहा है। नटराजन साहब जो है 12 साल से या तकरीबन इस अवधि से CMD है। इतनी अवधि तक कैसे CMD रहे और किसी PSU के अंदर तो कोई नहीं रहा, तो कोई खास ही कारण होगा उनका इतने दिनों तक रहने का। दूसरी चीज ये है, जो चीज हमने निकाली है वो सब तथ्य है और वो सब तथ्य CBI को दिए जा चुके हैं। एक बात बताइए कि किसी भी एक PSU का जो कि डिफेंस का मेजर सप्लायर है, उसका जो चीफ है वो पिछले 12 साल से है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पहले के जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं हैंड एंड ग्लव थे, उनके साथ मिले हुए थे? मेरा इसके ऊपर टिप्पणी करना
गलत होगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि पीछे अखबार के अंदर आया कि कुछ बैमल कॉलोनी के प्लॉट बड़े बड़े आला लोगों को दिए गए, तो शायद इसीलिए दिए गए कि वो कुछ इन्फ्लुएंस कर सकें नटराजन साहब की जो भी कार्रवाई है उसको। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं दी जाती। क्या ये कहा जाए कि इंडियन आर्मी दलालों से और लॉबीइस्ट से इतनी ज्यादा घिर चुकी है कि कोई भी यहाँ पर काम करना चाहे अच्छे तरीके से, करप्शन को वीड करना चाहे, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहे, तो वो जनरल फेल हो जाता है? देखिए, मैं इतना इसको इस रूप में नहीं लूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सेना और मंत्रालय की एक प्रक्रिया है, उसमें सेना कुछ काम करती है, मंत्रालय कुछ काम करता है। हर एक बड़ी कंपनी अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी को नियुक्त करती है जो उनके बिहाफ पर काम करता है, और अल्टीमेटली इसको हम कहते हैं दलाल है, क्योंकि वो उनसे पैसे लेता है इस चीज को करने के लिए। और इसमें से कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो इस दलाली के नेम टैग के ऊपर थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं। कुछ हैं जो कि सब जगह घूस देने की कोशिश करते हैं। आपको और किसने घूस देने की कोशिश की? मेरे को तो जो था वो मैंने बता दिया था, उसके बाद मेरे पास कोई नहीं। उस समय आपने आर्मी की पुलिस को बुला करके और जनरल तेजिंदर सिंह को क्यों नहीं पकड़वाया? देखिए अनुराधा जी, मेरे ख्याल से एक रिटायर्ड ऑफिसर जो कि आर्मी रूल के नीचे नहीं था उस टाइम, उसके खिलाफ आप वही काम कर सकते थे जो मैंने किया। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस चीज की बात रखी और उन्होंने संसद के अंदर ये बताया कि हाँ, हमने उनको बताया था कि इस शख्स ने ये काम किया। हाँ। तो लेकिन आपको लगता है कि रक्षा मंत्री अगर उस वक्त इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते तो चीजें और बेहतर होती? अनुराधा जी, अब मैंने कहा कि हाइंडसाइट इज 2020, पीछे क्या हो सकता था उसके तो बहुत रूप है। देर आए दुरुस्त आए, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। लेकिन एक बात बताइए, आपको लोगों ने ये अक्यूज किया कि आपने आर्मी को ना पोलराइज कर दिया, दो भागों में बांट दिया, आपने आर्मी को पब्लिक डोमेन में लाके खड़ा कर दिया, आपने आर्मी का जो आर्मी और सरकार के बीच में जो एक बड़ा अहम सा रिश्ता था उसमें कहीं न कहीं एक कील लगा दी। ये सब ऐसे लोग हैं जिनकी सोच दूसरे तरीके से चलती है, जिनकी इमेजिनेशन दूसरे तरीके से चलती है। कोई पोलराइजेशन नहीं है, सबका सपोर्ट है अच्छी चीज के लिए। ऐसा फिर क्या हुआ कि आर्मी की प्रिपेयर्डनेस पे आपको चिट्ठी लिखनी पड़ी? कैबिनेट को चिट्ठी लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं, हमारे जो पड़ोसी देश है, हमारे पास गोला बारूद की कमी है, हमारे हथियार जो है वो जंग लग रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश हमसे बहुत आगे निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या जो आप कह रहे हैं वो अतिशयोक्ति है। हर चीफ, चाहे वो वायुसेना है, चाहे नौसेना है, चाहे थल सेना है, एक पीरियोडिक तौर पर माननीय रक्षा मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी सेना के बारे में बताते हैं। इस चीज की हमारे पास कमी है और आपका इसमें हमें समर्थन चाहिए, ताकि वो फिर वित्त मंत्री जी को बता सकें और बाकी कई चीजें होती हैं वो बाकी मंत्रालयों को बता सके, ताकि सेनाओं को उसका एक सपोर्ट मिले। तो ये ऐसे नहीं है कि कोई नई चीज थी। हाँ, नई चीज थी इसका लीक होना, कभी लीक नहीं होती थी, और लीक करके ये दर्शाने की कोशिश की गई। किसने लीक की? वो तो मैं भी जानना चाहता हूं कि किसने लीक की। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि आर्मी चीफ के ही लोगों ने लीक की। देखिए, उन लोगों को या तो भ्रांति है या उन लोगों को सेना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जहां से भी लीक हुई वो क्यों लीक हुई? देखिए, अगर आप इस पूरे उसके ऊपर जब आप पीछे देखें, एक
ये दिखाने की कोशिश की गई कि इन्होंने लिखी है तो इन्होंने ही लीक की होगी। और जब हम इससे भी ज्यादा विस्तृत तरीके से अपने माननीय रक्षा मंत्री जी को एक चिट्ठी लिख चुके थे, तो हमें लीक करने की क्या जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि रक्षा मंत्रालय ने ये चिट्ठी लीक की? देखिए, मेरा कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई खोजबीन कर रहा है। पर आपकी एक सोच तो होगी, अगर आर्मी से हुई नहीं लीक। नहीं, वो जो सोच जो मेरी है वो मेरे अंदर ही है, और एक बार जब इस चीज के ऊपर कुछ निकलता है तो उसके बाद फिर ये दिखाने की कोशिश। एक दिन एक खबर आई लीडिंग न्यूज़पेपर में कि आर्मी के एक ब्रिगेड रवाना हुई थी रायसीना हिल्स की तरफ। ये क्या था? ये मसला क्या था? क्या कभी आपको लगता है कि इंडियन आर्मी इस तरीके का काम कर सकती है? इससे बड़ा सेना के ऊपर लांछन नहीं हो सकता, और जिन लोगों ने लांछन लगाने की कोशिश की, जिनकी उनकी भर्त्सना की जाए, उतना कम है। कौन लोग थे ये? इतनी बड़ी इंडियन आर्मी की 2 यूनिट कोई एक्सरसाइज करती हैं, कोई शख्स उनको नमक मिर्ची लगा के दूसरे तरीके से दर्शाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं चलती है चीज। जनवरी के महीने में वो डेड हो जाती है, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल के महीने में ये स्टोरी निकलती है बड़ी बड़ी हेडलाइंस के अंदर। तो ऑब्वियसली किसी के कहने पे निकली होगी। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस क्या कहती है कि किसके कहने पर निकली? हमारी इंटेलिजेंस ऐसी चीजों को नहीं देखती, क्योंकि ये एक अंदरूनी मामला है। हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो देश के बाहर की चीज देखती है। क्या आपको लगता है कि आपको इस मसले में डाल करके कोई पॉलिटिकल राइवलरी जो थी आपस की? संभव। जिन्होंने स्टोरी की उनसे पूछा जाए कि भाई आपके नजदीकी रिश्ते किसके साथ थे, काफी लोगों को पता है किसके साथ है उनके नजदीकी रिश्ते, और इसका एक्चुअल टारगेट कौन था? क्या आपको लगता है कि रक्षा मंत्री इसके एक्चुअल टारगेट थे? मुझे तो लगता है कि सारी चीज रक्षा मंत्री जी के ऊपर उंगली उठाने की प्रक्रिया थी। कौन कर रहा था ये? अभी तो जिन्होंने लिखी उनसे पूछिए आप, उनको इस प्रोग्राम में लाइए आमने सामने, आप बैठिए। नहीं, लेकिन आपको तो आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस तो कुछ उस वक्त तक, क्योंकि जिन्होंने भी लांछन लगाया उन्होंने इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट किया, तो इंटेलिजेंस तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच की जो तनातनी थी उसका ही ये नतीजा था? देखिए, ये तो आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि जिसमें मेरे टिप्पणी ना करने से ही ठीक रहेगा। नहीं, लेकिन क्यों? आज आप रिटायर कर चुके हैं जनरल से, रिटायर करने की बात आपके टेन्योर में ये सवाल उठे हैं कि सेना जो है वो रायसीना हिल्स की तरफ जा रही थी। मैं ये कह सकता हूं अपनी सेना के बारे में कि ये सब एक मनगढ़ंत, एक तुच्छ कहानी थी,